This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी दिनांक 9 जानेवारी 2021 मादन मदकोष्टिका निदान दोषगति शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रथमोऽधि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छद्भिं सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् यक्षोक्तं चरकेण क्षयस्थानं च वृद्धिश्च त्रिविज्ञेया त्रिविधा गतिः एतातितप्रायिकमिति यच्चरकेण तत्र उक्तं यद् दोषाणां त्रिविधा गतिः तत् प्रायिकम् अन्यत्रापि अन्यापि काचन गतिः दोषाणां भवति या आशयापकर्षरूप रूपा इति तत्र अवगतम्। तो क्षयस्थानं च वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गतिः ये जो बताया है वो प्रायिक इस प्रकार का है। उसके अलावा अन्य भी गतियां हो सकती है और आशयापकर्ष गति इसके बारे में सोचनी चाहिए। तो भट्टार हरिश्चंद्र ने पहले लिखा, मधुकोष्टिकाकार ने उसको उद्धृत किया, उसके ऊपर भट्टार हरिश्चंद्र के ऊपर भी कुछ बहस हुई, उसको भी भट्टार हरिश्चंद्र ने फिर से जवाब दिया। तो एक इतिहास के दृष्टि से ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अभी ये सब टीकाएं उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन जो अंश चक्रपाणि दत्त की टीका में, डल्हन की टीका में, हेमदर यारुण दत्त की टीका में आए हो, बाकी अन्य टीकाकरण के, उसके आधार पर इनकी टीकाएं प्रचलित रही थी, ये एक अहम मुद्दा इसमें उठता है। और हमें उनको भली भांति समझ लेना है कि ये इस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से। गति तो यथा गतिर्दोषाणां क्षीणवृत्तत्वादयः। अब ये दोष गति के अनुसार फिर से क्षीण वृद्ध वगैरह ये तीन प्रकार की गति है। तत्र क्षयादि लक्षणम, हाँ, यदुक्तं चरके क्षय स्थानं च वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गति। क्षय, स्थान और वृद्धि ये दोषों की तीन प्रकार की गति है। तो ये थोड़ा सा अजीब मामला, समस्थिति, इसको भी गति माना गया है। तो शरीर नित्य परिवर्तनशील इस प्रकार का है। जो भी क्रियाएं हमारी होती रहती है उससे शरीर की हानि होती रहती है, परिहास ह्रास होता रहता है।
और उसकी आपूर्ति के लिए आहार विहार वगैरह का सेवन होता रहता है। अब ये जो चय और अपचय, संतर्पण और अपतर्पण, इस प्रकार के जो कहेंगे, उसका एक संतुलन होना जरूरी है। अगर ये संतुलन बना रहे तो फिर स्थान गति जो है वो टिकी रहती है। तो जिस प्रकार से हम अपनी जीवन शैली को बिता रहे हैं, जिस प्रकार से खाना खा रहे हैं, विहार कर रहे हैं, वो अगर इस दोषों की गति को संभल के रखता है, उसी लेवल पे रखता है, संतुलित रखता है, तो फिर ये समगति या स्थान गति दोषों की हो जाती है, जो एक अहम चीज है। और इसका मतलब ये रहता है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी हम स्वस्थ रहेंगे, ऐसी भी स्थिति में हमें खाना खाना है, हमें विहार करना है, हमें बोलना है, कार्य करना है, वगैरह वगैरह सभी चीजें हमें करते ही रहना है। हम कुछ नहीं करेंगे तो भी स्वास्थ्य बना रहेगा, इस प्रकार की बात नहीं है। और जो भी करते रहे वो उचित रूप से ही करते रहे। उसमें अगर परिवर्तन आता है कि हम अहित का कुछ सेवन कर रहे हैं, अहित विवाह इस प्रकार से कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, तो दोषों की वृद्धि या क्षय गति ये शुरू हो जाएगी। हाँ, क्योंकि दोष व्यापार जो है वो कारणों पर, कोई भी कार्य ये कारणों पर निर्भर रहता है। तो दोषों की गति ये कार्य है, चाहे स्थान गति हो, क्षय गति हो या वृद्धि, वो किस प्रकार के हेतु हो रहे हैं उसके अनुसार ये गतियां निर्माण होती रहती है। त्यागात् विषम हेतूनां समानांचोपसेवनात् विषमानानुबद्धन्ति जायन्ते धातवः समाः। विषम हेतुओं का त्याग हो जाए या सम हेतुओं का सेवन हो जाए तो विषम धातुओं का अनुबंध टूट जाता है और धातु साम्यावस्था में आ जाते हैं। ये 16वें अध्याय में चर्च ने कहा। उसी प्रकार कथम शरीर धातूनां वैषम्यं न भवेत् इति समानांच अनुबंधस्य इत्यर्थं क्रियते क्रिया, चिकित्सा जो बताई गई है। तो धातुओं का वैषम्य निर्माण कैसे न हो, उस दृष्टि से चिकित्सा की जाती है। और समानांच अनुबंध से समदोष जो है वो टिके रहे, इसके हिसाब से ये चिकित्सा की जाती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है, स्वास्थ्य ये भी एक कार्य है, रोग ये भी एक कार्य है। दोनों कार्यों को निर्माण होने के लिए कारणों की आवश्यकता है, बगैर कुछ कारण कोई भी कार्य निर्माण नहीं हो। अब बात यह है कि ये जो कारण है वो निरंतर सेवन होते रहने चाहिए, खास करके स्वास्थ्य के। उसमें कभी भी अगर भूल होती है तो तुरंत दोष वैषम्य की परंपरा शुरू होगी और फिर अस्वास्थ्य शुरू होगा। उसको हम ठीक करेंगे तो फिर से स्वास्थ्य की परंपरा शुरू शुरू होगी। तो हमें इसके बारे में सजग रहना है कि हम हिताहार विहार वगैरह ही सेवन करें तो हमारी स्वास्थ्य की परंपरा बनी रहेगी। अब जब दोष क्षय निर्माण करने वाले अगर हेतुओं का सेवन हम करते रहे, जैसे कि अनशन इस प्रकार का, इससे सभी दोष धातु मल सभी का क्षय होना आरंभ होगा। शुरू में वात की वृद्धि होगी लेकिन बाद में वात का भी क्षय हो जाएगा। तो ये दोषों की क्षय गति कहलाई। मैं जब बात कर रहा था कल कि ये रस से जब दोषों के बारे में परिणाम होते हैं तो वृद्धि और क्षय ये दोनों परिणाम हो सकते हैं। मधुर रस से कफ वृद्धि होगी लेकिन वात पित्त क्षय होगा। अम्ल लवण से कफ पित्त की वृद्धि होगी, वात क्षय होगा, इस प्रकार से। तो एक रस
एक या दो दोषों को कम करने वाला, बढ़ाने वाला इस प्रकार का है। और उस स्थिति में एक दोष की क्षय गति, एक दोष की वृद्धि गति या दो दोषों की वृद्धि गति ये पॉसिबल है। अम्ल रस ज्यादा सेवन कर रहे हैं, अम्ल लवण रस ज्यादा सेवन कर रहे हैं तो कफ और पित्त की वृद्धि और वात का क्षय इस प्रकार की गति निर्माण होती है। अब ऐसे बहुत सारे कारण हैं और हर कारण की अपनी अपनी एक खासियत इस प्रकार की है कि वो दोष को बढ़ावा देगी नहीं देगी इस प्रकार से, और किन अंशों से बढ़ावा देगी, किन अंशों से कम करेगी, ये भी एक अहम चीज इसमें रहेगी। तो उसके आधार पर रिजल्टेंट क्या होगा ये बताना काफी मुश्किल हो जाता है। बट जब बहुत सारे कारण होते हैं, हर कारण की अलग अलग विशेषता इस प्रकार की होती है, तो इन सभी का मिलकर प्रभाव किस प्रकार का होगा ये देखना जरूरी है। तो प्रकृति सम समवाय, विकृति विषम समवाय और विमान स्थान में बताए गए अन्य अन्य विकल्प नहीं, विकल्पिता नाम वगैरह इन सभी के कारण समुदाय प्रभाव तत्व क्या होगा ये समझ लेना जरूरी इस प्रकार का। अब जब ये आहार विषय विधि विशेषायतन की बात करते हैं, खास करके आहार के बारे में, प्रकृति करण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था वगैरह तो 8 भाव बताए गए। तो इन सभी 8 भावों का हमें जिक्र करना है, हमें सभी का यथा योग्य पालन करना है, यथा योग्य समझ लेना है हर किसी भाव को इस प्रकार से, और फिर उसके आधार पर किस प्रकार की दोष स्थिति बनेगी, हाँ समस्थिति टिकी रहेगी या कोई क्षयावस्था वृद्धावस्था इस प्रकार के दोषों की आरंभ होगी, ये थोड़ा सा निश्चित इस प्रकार का होगा। कौन से रस से कौन से दोष को कितना बढ़ा सकते हैं और किन लक्षणों से हमें वांछित इफेक्ट मिल रहा है ये कैसे समझे ये काफी मुश्किल है बताना। तो इसमें एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। किस रस का, हाँ कौन मैं कहेगा हक मारेगा, किस रस का कितनी मात्रा में सेवन हो रहा है, किस तरीके से सेवन हो रहा है, ये सभी चीजें देखना जरूरी इस प्रकार का। मैं जब पीएचडी के लिए काम कर रहा था, हाँ मेरा पीएचडी का विषय था कि ये एमडी का है, त्रयाण उपस्तंभन विशेषता आहारस्य विस्तरेण विचार एमडी का थीसिस का विषय था, और आधुनिक काले आहार सेवन विधि विचार, आयुर्वेदानुसारेण आहार सेवन विधि विचार, ये मेरा पीएचडी का विषय था। दोनों थीसिस मैंने संस्कृत में ही लिखे हैं। तो उस समय वो थोड़ा सर्वे स्टडी वाला था, 500 लोगों से मैंने फॉर्म भरवाए थे आहार विधि विशेषायतन जानने के लिए इस प्रकार से, और फिर उनमें से ठीक कैसे है नहीं है वगैरह वगैरह इसके बारे में जिक्र किया। लेकिन जैसे कहा जाए वैसे वेरिएशंस खूब ही रहते हैं ऐसा। टमाटर का इस्तेमाल अभी काफी बढ़ गया है। हाँ, और मुझे कुछ फैमिलीज मिली जो हफ्ते के लिए 4 किलो टमाटर का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं इस प्रकार से। हर रोज टमाटर होता ही है, सब्जी में हो, ये रायता वगैरह कुछ बनाए उसमें हो, सॉस में हो वगैरह वगैरह इस प्रकार से।
वैसे भी मिर्च कौन सी इस्तेमाल करते हैं? तीखी मिर्च इस्तेमाल करते हैं या बैडगी जैसी मिर्च इस्तेमाल करते हैं? मिर्च को क्रश करके डालते हैं, टुकड़े करके डालते हैं। अगर टुकड़े करके डालते हैं तो एलिस करते हैं, या अ, दूसरे तरीके से सिर्फ काटना, इस प्रकार से। अगर लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन लेते हैं तो उसमें से पूरा तीखापन उस आहार में चला जाता है। अगर ट्रांसवर्स सेक्शंस लेते हैं तो वो उतना नहीं होता। और फिर आप सेक्शंस कितने लेते हैं, छोटे लेते हैं बड़े लेते हैं, इसके ऊपर भी उसका कटु रस जो है वो आहार में कितना आएगा, ये समझने की बात है। तो वैसे पूछते जाएंगे तो बहुत सारी बातें बातें उभर आती रहती है इस प्रकार से। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा था अचार भंडार, इस प्रकार का भंडार था, और करीबन 72 प्रकार के अचार उपलब्ध थे। और लोग रोटी के साथ जैसे सब्जी खाते हैं उस प्रकार से अचार खाते हैं। तो ये विभिन्न मामले हैं कि विभिन्न जगह पर विभिन्न प्रकार का प्रचलन इस प्रकार का है। और भारत एक बहुत ही विशाल देश है, वैसे बहुत ही परंपरा है, परंपरा ये है। तो उन सभी को जान लेना, समझ लेना ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात होती है। हम तमिलनाडु में गए थे तो हाँ, वहाँ के प्रॉपर जो लोग हैं वो कितना चावल खाते हैं हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और सिर्फ चावल और दाल या रसम, बस, बाकी कुछ खाना नहीं होता है तो दही होता है, नहीं तो अचार होता है। एक सर्विंग, दो सर्विंग, तीन सर्विंग, और सर्विंग भी काफी बड़ी मात्रा में इस प्रकार का। तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये इतना चावल इस प्रकार के खाते हैं। तो ये बताना काफी मुश्किल है कि कितना सेवन होता रहेगा, किस चीज का कितना सेवन होता रहेगा इस प्रकार से। और फिर उसके आधार पर उसके परिणाम क्या निकलेंगे इसके बारे में सोचना, ये और भी अलग इस प्रकार की बात है। तो ये थोड़ा टेढ़ा मामला है, फिर भी दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जो प्राकृतिक आहार हो, जो पारंपरिक आहार इस प्रकार का हो, उसका अगर सेवन होता रहे तो ज्यादा तकलीफ नहीं रहेगी, ये देखना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा भी उसमें परिवर्तन आना जब शुरू होता है और विभिन्न देश के पदार्थ को इकट्ठा करके हम खा रहे हैं, विभिन्न गुणों से माता आदि दोषों के भेद क्षय वृद्धि ग्रंथ संहिता में कहाँ मिलेगा? ऑनलाइन डाउनलोड किए। गेरंड संहिता में मुझे मालूम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन सीधा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। ऐसा है इसके बारे में कि हम जितने गहराई में जाकर सोचेंगे तो और बातें उभर आती रहेगी। और जो प्रायिक उपयोग है, प्रायः जिनका उपयोग किया जा रहा है, उनके बारे में अगर हम सोचेंगे तो बेहतर इस प्रकार का हो। अन्नपाने का दोषोयम प्रायोगिकः इस प्रकार के जो वाग्भट वगैरह सभी में बताते हैं कि अन्नपाने का देश हम बता रहे हैं जो प्रायोपयोगिक है इस प्रकार का। विस्तार से सभी बातें बताना मुश्किल है, असंभव है इस प्रकार से। फिर भी दिशानया स्वयं, दिशानया शेषम भी स्वयं उभेत बुद्धिमान,
न शास्त्र मात्र शरणा न छाना नोचितागम। इस दिशा से बाकी चीजों के बारे में भी लोग ऊह करते। तो ऊह एक अलग चीज है। एवं एतद् भविष्यति इति ऊहा। इस प्रकार से ये होगा, ये ऊह है। वो शास्त्राधिष्ठित तर्क इस प्रकार का है। और जब वेरिएबल्स खूब होते हैं तो इसको समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो। और इन सभी का परिणाम क्या होगा ये बताना काफी मुश्किल होता है। जब हम केस पेपर को देखते हैं तो आहार से संबंधित कारण रहेंगे, उसमें भी काफी कारण रहेंगे। फिर वेग से संबंध में कुछ कारण रहेंगे, मानस हेतु रहेंगे, पहले उत्पन्न रोग ये रह सकते हैं, अनौषध रोग रह सकते हैं। इसके बावजूद एलोपैथी की ड्रग्स ये भी कारण रह सकते हैं। और काल है, फिर देश है, अग्नि कैसा है, ये भी एक अहम चीज इस प्रकार की है। तो इन सभी को भली भांति सोचना कि इससे क्या हुआ है और क्या करना चाहिए ये वैद्य का कर्तव्य है। तो ये काफी मुश्किल है, बार बार हम करते रहेंगे, सोचते रहेंगे इसके बारे में, तो शायद कुछ हद तक हमें पता लगेगा। विमल विपुल बुद्धेरपि बुद्धिमाकुली कुर्युः किं पुनरल्प बुद्धेः, ये चरकाचार्य ने कहा है। या अग्निवेश ने शंका पूछी थी, उन्होंने अग्निवेश को कहा कि पंचकर्म के लिए पूरी तैयारी करो, अगर व्यापद हुए तो भी उनको ट्रीट करने के लिए तैयारी रखो। तो अग्निवेश ने पूछा कि अस्माभिः तथा प्रतिविधातव्यं यथा सिद्धेदेव औषधम एकांतेन। हमें ऐसा ही करना चाहिए कि कोई भी अपवाद नहीं होगा, कार्य सिद्ध हो जाना चाहिए, रोग मुक्ति का जो है कार्य है वो। पहले कुछ भूल करे, गलतियां करे, व्यापक करे और फिर व्यापक को सुधारने की बात करे, ये बराबर नहीं है। तो उनको अत्रेय जवाब देते हैं, शक्यम अस्माभिः अस्मद्विदेश्च अन्ये तथा प्रतिविधातुं यथा सिद्धेदेव औषधम एकांतेन। कि हमें या हम जैसे लोगों के लिए ये मुनासिब है, पॉसिबल है कि औषध निश्चित रूप से सिद्ध हो जाएगा। लेकिन ये जो सब चीजें हैं, ये विमल विपुल बुद्धेरपि बुद्धि आकुली कुरी हो, विमल विपुल बुद्धि जिसकी है उसकी बुद्धि को भी व्याकुल करेंगे, किम पुनरल्प बुद्धि। और ये खास करके अग्निवेश को बता रहे हैं। तो अग्निवेश की ये कथा तो बाकी लोगों की क्या कथा। तो इन सभी भावों को समझ लेना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। मैंने एक उदाहरण बताया था, अतिशय का पेशेंट था, काफी परहेज बताया था, वो उसको चिकित्सा से काफी आराम मिला, अतिशय काफी कम हो गया। एक दिन वो आया, बम्बई का पेशेंट था, डोंबिवली का। डोंबिवली में मैं प्रैक्टिस करता था उस समय में। तो बोला कि कल बहुत प्रतिष्ठा की तकलीफ हुई, बहुत बहुत बढ़ गई। तो मैंने पूछा कि तुमने क्या कारण सेवन किया क्या कुछ। तो बोला नहीं, जो आपने बताया है उसी में से मैं ले रहा हूँ, फिर भी मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ।
तो मैंने कहा ठीक है, एक बार बताओ तुमने कल क्या क्या खाया। तो उसमें एक अजीब चीज सामने आई कि तंदुल पिष्ट, चावल की पाउडर चाय के साथ मिला के खाई। ये मैंने पहली बार सुना, उसके बाद में मैंने कभी नहीं सुना है। शालित पिष्टो गरी यस्तुम गोधूमादपि गच्छति, एक अष्टांग संग्रह में सूत्र है। हाँ, शालित पिष्ट ये गेहूं से भी ज्यादा गुड़ होता था। तो मैंने कहा ठीक है, इसी कारण से हुआ है, आगे ये फिर से सेवन मत करो। दवाएं दी दी, वो ठीक हो गया। अब ये कारण कभी मैंने आज तक सुना ही नहीं था कि तंदुल पिष्ट चाय के साथ भिगो के खाते हैं इस प्रकार से। तो अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि इस प्रकार से सेवन किया जाता है, तो हम कारणों को कैसे ढूंढ लेंगे? ये एक अहम इसमें रहेगी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि क्षय या वृद्धि गति जो है, ये तुलना क्षय, स्थान और वृद्धि, ये तीनों गतियां कारण सापेक्ष है। कारण बहुत सारे हैं, हाँ, दिनचर्या से लेकर आहार विहार मानसिक भाव वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। और इन सभी के बारे में अच्छी तरीके से सोचकर हर कारण का क्या क्या कार्य होगा और फिर रिजल्टेंट कार्य क्या होगा, इन सभी के बारे में सोचना ये आवश्यक इस प्रकार की चीज है। और ये काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम अगर एनालिसिस करते रहेंगे तो शायद बात बनेगी। अब रसिक पावसकर ने वैद्यराज में जो संयोग है द्रव्यों के, उसके बारे में कुछ एनालिसिस करने की कोशिश की है। रस के अनुसार जितने भी रस एक द्रव्य में बताए गए हैं, उनको एक मात्रा इस प्रकार से पकड़कर, हाँ, ये कल्प, हाँ, 56% मधुर रस, इतना मधुर, ये कटु रस, ये अम्ल लवण रस वगैरह इस प्रकार का है। तो पिष्टाहाराचा अनुपान कोष्णजल आहे, ते गुरुत्व कमी करण्यासाठी असेल, या हो सकता है। हाँ, तो ये एक प्रयास है। शाहजहां की मैंने बात की थी, जो पीएचडी स्कॉलर था जामनगर में, और उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जो मैंने मणिपाल में देखा। एक मैट्रिक्स के ऊपर उसने किया था। हाँ, और हाँ हाँ, दोष और धातु, इनके आधार पर रस दोष संबंध और 63 भेद जो है वो, 64 भेद रस और दोष के बारे में, या 63 भेद दोषों के, इनका कुछ मेलजोल करने का मैट्रिक्स बनाया था उसने। तो ये कल्पना के हिसाब से तो अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिस में लाना काफी मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। जो खाना बनता है, चावल और रोटी के बारे में ज्यादा संदेह नहीं है कि चावल पक जाएगा। चावल जिस जाति का जिस प्रकार का हो, उसके अनुसार उसके गुणधर्म रहेंगे। लेकिन बहुत सारी प्रजातियां हैं, और हम किसके आदी है ये देख लेना भी जरूरी इस प्रकार का रहेगा, किस देश में सेवन कर रहे हैं वगैरह। लेकिन उसके साथ में जो दाल ली जाती है, वो दाल किस प्रकार की है, मूंग की दाल है, तुअर की दाल है, मसूर की दाल है, ये एक चीज रहेगी। और फिर उसको बनाने का तरीका किस प्रकार का है। तो तड़का के बगैर
सिर्फ दाल का इस्तेमाल करते हैं या तड़का देते हैं, फिर तड़का में क्या क्या देते हैं, फिर ऊपर से और क्या डालते हैं। तो गुड़ डालते हैं या फिर ये मिर्च पाउडर डालते हैं, मिर्च डालते हैं, जो भी है मसाला डालते हैं वगैरह वगैरह। तो उन सभी भावों के बारे में सोचकर और फिर वो कितना डालते हैं, उसका प्रमाण क्या है, नमक कितना डालते हैं वगैरह वगैरह। हाँ, अब ये बनी दाल, ये दाल के गुणधर्म निश्चित करना, हाँ, ये एक चीज होती है। और ये दाल और चावल कॉम्बिनेशन, इससे क्या होगा, या रोटी सब्जी दाल, इससे क्या होगा वगैरह। तो हम सोचने की कोशिश करेंगे तो इंग्रेडिएंट्स इतने ज्यादा है कि सभी के बारे में सोचना और उसका एक रिजल्टेंट, आज दाल अच्छी बनी है, ये जो रिस्पॉन्स आता है, या सूपकार, ये संज्ञा है, आचार्य को सूपकार कहते हैं। तो ये नहीं कि सूप बनाना, सूप का यहाँ मतलब जो हम दाल बनाते हैं वो दाल, अंग्रेजी सूप में। हाँ, तो इसकी एक खासियत होती थी दाल बनाना इस प्रकार से, और साउथ में तो केवल दाल और चावल इतना ही प्रचलन है। वैसे दाल ऊपर मध्य महाराष्ट्र, मध्य भारत और उत्तर भारत में भी बनती है। रोटी का प्रचलन वहां ज्यादा इस प्रकार का है। एक दाल को लेकर इतना होता है तो हर सब्जी को लेकर क्या क्या होता होगा, ये सब सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा। और फिर उसके आगे कितनी मात्रा में ले, आहार विधि विशेष आयतन जो है कितनी मात्रा में ले रहे हैं, संयोग क्या कर रहे हैं, संस्कार क्या कर रहे हैं वगैरह, इन सभी बातों को भी समझ लेना जरूरी है। तो इसके आधार पर ये क्षय स्थान और वृद्धि की गति दोषों की रहेगी, जिसको भली भांति समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। केस टेकिंग में एक पॉइंट हमेशा रहता था कि कब तक आप स्वस्थ थे, लक्षण कब शुरू हो गए इस प्रकार से, और फिर लक्षण शुरू होने के बाद इन्वेस्टिगेशंस कुछ हुई क्या वगैरह इस प्रकार से, और फिर उसके आधार पर तब तक का रहन सहन किस प्रकार का था और क्या परिवर्तन आया और इन लक्षणों की शुरुआत हुई, ये हाँ सब समझ लेना चाहिए। मिश्र दालों की दाल यूज करना ज्यादा बेटर होगी क्या, मल्टीग्रेन आटा की तरह जो आजकल प्रमोट हो रहा, मुश्किल है इसके बारे में बताना। हर दाल की अपनी अपनी विशेषता है और उस विशेषता को समझकर सेवन करना चाहिए, ये एक चीज है। दूसरी चीज ऐसी है कि जिस तरीके के दाल की हमारी आदत है उसको अगर हम करते रहते हैं और कहीं प्रसंगोपात तो दूसरी दाल सेवन करने का हमें एक प्रसंग आ गया या परिस्थिति आ गई और हमें बिल्कुल उसकी आदत नहीं है, तो उससे तकलीफ होने की संभावना रहती है। मल्टीग्रेन मध्ये तुम्ही सगळ्यात घेता, मल्टीग्रेन मध्ये तुम्ही सगळ्यात घेता डाळी, पण तरी सुद्धा नुसत्याच ग्रेन करायचं पण फोन करायला लागणार, त्याचा त्रास होणारच नाही असं सांगता येईल नाही। दूसरा ऐसा है कि अगर सभी सम्मिश्र लेकर रहे तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा ये मालूम नहीं है, इसके बारे में आटा के बारे में भी ये संदेह इस प्रकार का है। और दूसरी चीज ऐसी है कि हमें जिस प्रकार की आदत है उससे अलग
हमें कुछ खाना पड़ा, तो तकलीफ होने की संभावना बहुत ज्यादा इस प्रकार की है। अगर बिल्कुल नहीं खाएंगे तो तकलीफ होने की संभावना बढ़ेगी। थोड़ा थोड़ा खाते हैं, हाँ, उसकी भी आदत होती है थोड़ी थोड़ी, तो शायद उससे तकलीफ नहीं होगी इस प्रकार से। तो इकट्ठा करके खाने के बजाय बेटर ऑप्शन है कभी ये दाल कभी वो दाल, इस प्रकार से खाए तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं, उसके गुण कर्मों के बारे में सोच सकते हैं। वैसे ये क्या करते हैं कि चावल की सभी प्रजातियों के बारे में एक सामान्य रूप से निर्देश दे देते हैं, और फिर उसमें अगर हमें अंतर करना है, सौगंधी का एक वैरायटी है बासमती या बेमो जिसको भी कहते हैं, तो गंध गुण पार्थिव है, तो ये ज्यादा गुरु है, इस प्रकार से समझ लेना। तो इस जैसे आधारों पर हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा सा मैंने। मूंग दाल हल्की है और चना दाल गुरु है, दोनों मिलाप करने के बाद क्या होगा ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का। और मुद्दा अल्पशल है, चना ज्यादा बात को बढ़ावा देने वाली इस प्रकार की है। और खास करके महाराष्ट्र में चना दाल का इस्तेमाल ज्यादा नहीं है, सिर्फ ये बेसन या पिठलं इसको कहते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। लेकिन नॉर्थ में काफी उसका प्रचलन है। तो देश के अनुसार भी ये भिन्न भिन्न इस प्रकार का हो जाता है। द्रव्यों के संस्कार और संयोग से द्रव्य के मूल रस में कितना चेंज होता है। संयोग से रसों में चेंज होने की संभावना नहीं है, लेकिन संस्कार से तो हो सकते हैं। और सिर्फ रस के बारे में बात नहीं है, हाँ, गुरुत्व लघुत्व या गुरु लघु गुणों के बारे में ज्यादा बहस इसमें हो सकती है। तो पारंपरिक रीति से अगर आहार बनाते रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस प्रकार का आहार लेते हुए लोग 80 90 100 वर्ष तक भली भांति जिंदा रहे हैं, निरोगी आरोग्य संपन्न जिंदा रहे हैं। ये काफी उदाहरण है उसके। वरण करताना फोडणीसाठी यमक स्नेहावर स्नेह ऍडवाइस करता करावा का, जरूर करावा। जैसे मैंने कहा था कि तैल जो है वो वातक अपग्न है, और घृत जो है वो पित्त वातक इस प्रकार। तो ये दोनों का मिलाप करने से वैसे तो यमक स्नेह ग्रंथ में बताया गया है, त्रिदोषग्न इस प्रकार का हो जाता है, तो ये ऍडवाइजेबल है। तुरीच्या डाळीला तुपाची फोडणी दिल्यास पेशंटला त्रास कमी होतो, ये सही है। कुछ लोग केवल घी का ही तड़का देते रहते हैं, तेल का प्रयोग करते ही नहीं है। तो ये भी ठीक है, लेकिन बेहतर ऑप्शन होगा तेल का भी प्रयोग करें और घी का भी प्रयोग करें। तेल का प्रयोग बाह्य रूप से ज्यादा इस प्रकार का होता रहता है, लेकिन तड़का देने के लिए ये अच्छा है। मी तूर आणि मूग समान मात्रा अं, आणि कमी मात्रेमध्ये उडीद आणि मसूर मिक्स करते वरणासाठी, चवीमध्ये विशेष फरक पडत नाही। अभी ऐसा है, एलोपैथी में या जो डाइटेटिक्स या न्यूट्रिशन के हिसाब से जो देखते हैं वो केवल प्रोटीन्स वगैरह को देखते हैं, उसके बाकी गुण कर्मों के बारे में हाँ, वर्णन या जिक्र नहीं होता है। हाँ, और शिंबी धान्यम विबंध कृत, ये जो बताए गए सभी ये शिंबी वर्ग में शामिल होते हैं। तो वात को बढ़ावा देने वाले और विबंध करने वाले इस प्रकार से है। तो उस विबंध को दूर करने के हिसाब से तड़का देना उचित है।
तैल ये रूक्ष है सभी शिंबी जाति जो है वो, और इसलिए स्नेहाढ्य बलवीर योद्धा विशेषात शिंबी जाते हैं, स्नेहाढ्य करके उसका प्रयोग करना चाहिए और बलवान व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसा मंतव्य है। तो ये जो सामान्य सिद्धांत है उनको ध्यान में रख के वो करे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। फिर भी हर एक घर के अपनी अपनी अलग परंपरा होती है और उस परंपराओं में अगर रहते हैं तो शायद दिक्कत नहीं है। जब लड़की बहू बनकर दूसरे घर में चली जाती है और वहां की परंपरा और उसके मायके की परंपरा, इसमें बहुत सारा अंतर है, तो मुश्किल हो सकती है। एक तो उसकी सेहत बिगड़ सकती है और या बाकी लोगों की सेहत बिगड़ सकती है अगर वो खाने पीने में परिवर्तन इस प्रकार से लाती है। यमक स्नेह सांगितल्यावर ॲलोपॅथी न्यूट्रिशन वाले सांगतात दोन्हीचा बॉइलिंग पॉइंट वेगळा असल्याने हानिकर आहे, याचा कसा विचार करावा? लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का क्या संबंध है यहाँ? अगर हमें यमक स्नेह में कुछ भर्जन करना है तो अलग चीज है, यानी कि तली हुई चीजें बनाना है तो अलग चीज है, बॉइलिंग करना है। यहाँ हम उसको सिर्फ इतना गर्म करते हैं कि जब सरसप डालेंगे तो हाँ, वो सरसप को गर्म करके वो सरसप वहां से आवाज करने लगेंगे। बस इतना ही गर्म करना है, उसके आगे कहाँ जाना है। तो मैं नहीं समझता कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होने का यहाँ कुछ मतलब है। अगर आप उसमें कुछ फ्राई करना चाहते हैं तो अलग चीज है। आई ऐड सरसों बिफोर ऑयल, लेकिन घी तो डालना है ना पहले। ये सिर्फ सरसों को गर्म करके उसमें तेल डालना है। ज्यादा प्रचलन जो है दैट वे ऑयल इज नॉट हीटेड एक्सेस। लेकिन ये मामला हार्डली 25-30 सेकंड का रहता है जब हम तेल या घी गर्म करते हैं और उससे सरसों पर डाल के आफ्टर एडिंग सरसों पे ऐड ऑयल। तो पहले घी गरम करना, फिर इसमें सरसों पर टाकना और फिर ऑयल टाकना नहीं डालना। ये ऐसा करती हो क्या? डज इट मेक एनी डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज? होता होगा थोड़ा परिणाम। मालूम नहीं है इसके बारे में। टेस्ट में क्या अंतर आता है? आधी तूप टाकायचं, मग मोहरी टाकायची आणि मग तेल टाकायचं। हा, न्यूट्रिशनिस्टच्या मतांकडे दुर्लक्ष केलेले चांगले. त्यांचा दृष्टिकोन केवळ वरवरचा असतो, केवळ मटेरियलिस्टिक. आपल्याकडे गुणांचा खूप सखोल विचार केला. मीन्स ऍड सरसों फर्स्ट in hot pan and then add any oil or लेकिन ये मैंने आज तक कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है। कोलटकर सर एक बार घर आए थे तो तेल पूरा गर्म होने से पहले सरसों डालेंगे तो भी अच्छा नहीं है, या जब तक ये सरसों उड़ने नहीं लगते हैं तब तक दूसरा कुछ नहीं डालने का, इस प्रकार का उनका मंतव्य था। तो सरसों ड्राय भाजून मग तेल टाकता का? येस, वही मैं सोच रहा हूँ। बऱ्याच कुकिंग शोज मध्ये ऑइल टाकल्यानंतर बटर टाकतात, त्यामुळे दोघांचं टेम्परेचर बॅलन्स होतं, नंतर जिरा आणि मोहरी टाकतात।
ये बटर एक और चीज अलग है। इस प्रकार से तड़का बटर का देना, इस प्रकार से पाव भाजी इस प्रकार से बनती रहती है। लेकिन मेरे ख्याल में घी का ही प्रयोग करना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। उसमें जो बेरी त्याज्य इस प्रकार का भाग है, नवनीत से घी बनाते समय वो उसमें शामिल हो जाता है। बऱ्याच कुकिंग शोज मध्ये ऑइल टाकल्यानंतर बटर टाकतात, त्यामुळे हा तो ये बताना काफी मुश्किल होगा कि किसका प्रचलन अच्छा है किसका नहीं है इस प्रकार से। और भी कुछ पद्धतियां हैं क्या, ये देखना पड़ेगा। वास्तव में ऐसा एक हो सकता है स्वस्तवृत्त के छात्रों को इन सभी परंपराओं के बारे में ज्ञात करवाना। अशी पण एक परंपरा आहे की ते लोक हळद टाकत नाही, असावं असं मला वाटतं. मग कधी टाकतात? हे लोक नंतर टाकतात कधीतरी. हो ना. हळद कुठे टाकतात नाही. यमक स्नेह गुरु कल्पना हुई ना। लेकिन ये ऐसा है कि अगर शिंबी जाति रूक्ष इस प्रकार की है और स्नेहाढ़ प्रयोग करना है, तो इसके बारे में सोचना मुश्किल होगा कि ये गुरु हो जाएगी वगैरह इस प्रकार से। हाँ, बेसिकली स्नेह संकल्पना जो है वो स्नेह का एक अलग कार्य इस प्रकार का है, जो आहार विधि विशेष आयतन में उष्णम अश्नियात स्निग्धम अश्नियात वगैरह वगैरह जो बताया है, तो वो अन्न जरण अच्छा करती है इस प्रकार का बताया है। अशा पद्धतीने बटरच्या ऐवजी आपण घृत टाकून टेम्परेचर बॅलन्स करू शकतो का? हम घृत का ही प्रयोग करते हैं। बटर नहीं इस्तेमाल करते, पाव भाजी बनाते समय भी घृत का ही प्रयोग करते हैं। पाव भाजी बना सकते हैं बटर में, काफी ज्यादा प्रचलन उसी प्रकार का है, लेकिन वो बटर जो है घर का बटर हो, ये कंपनी का बटर जो काफी पुराना होता है वो नहीं इस्तेमाल करें। ताजा अगर नवनीत घर पे बना है, मक्खन बना है, तो उसमें सीधा पाव भाजी बनाओ, वो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। ऑयल एंड घृत हाँ कर सकते हैं। मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि ऑयल घृत कॉम्बिनेशन अच्छा है, और व्यवसायी सत्तू से लेकर कई अन्य औषधियों में घृत और तैल इकट्ठा प्रयोग किया है, ग्रंथकारों ने ही किया है। तो हमें उसके बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, इकट्ठा ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं वगैरह वगैरह। मैं बात कर रहा था कि स्वस्थ वृत्त के लोगों के लिए ये काफी विषय दिए जा सकते कि कोई सब्जी ले, कोई दाल ले, और किस किस प्रकार की विभिन्न पद्धतियां प्रचलन में है, टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, देश का क्या महत्व रहता है, दाल का कुछ महत्व है क्या, एक जाड़े के मौसम में ये करते हैं, उड़द दाल का प्रयोग जाड़े के मौसम में ज्यादा करते हैं इस प्रकार से। अन्य सीजन में किस प्रकार से करते हैं, इसमें जो भी पद्धतियां रूढ़ है, परंपरा से रूढ़ है, उनके बारे में जानकारी कर ले, ये एक अहम चीज इस प्रकार की होगी। स्नेहाढ़ मीन्स हाउ मच स्नेह, और 2 बाउल्स ऑफ दाल शुड 10 ml स्नेह बी इनफ। ये सापेक्ष है, जितना एक सब्जी के लिए हमें स्नेह डालना है, अभी जो रूक्ष इस प्रकार की सब्जियां हैं, खास करके आलू, तो उसके लिए स्नेह ज्यादा जरूरी होगा। लेकिन जो स्निग्ध है, भिंडी है, लेडीज फिंगर, तो उसमें ज्यादा स्नेह की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो एक कुछ परिमाण होना है, जनरली 1 टीस्पून ये स्नेह डाला जाता है। अब घर में कितने लोग हैं, कितना अन्न बन रहा है, ये भी एक अहम चीज है। हम अगर 4 या 5 लोग घर पे है,
तो सामान्य रूप से कितना तड़का देना है, कितना घी देना है, कितना ऑयल डालना है वगैरह, ये सोचेंगे। और स्नेहाढ़ का मतलब क्या होगा? ऊपर से स्नेह दिखना जरूरी है क्या नहीं है, ये भी एक अहम चीज है। नाही स्नेहाच्या अर्थ असा असेल त्या इव्हन ह्याच्याप्रमाणे वरण भात येतं जे त्याचं प्रमाण ठरलेलं आहे शाळातेच आहे ना शाळातेचं का कोणाचं आपल्याकडेच आहे ना इतक्या प्रमाणात खूप असं वरण भात आहे त्या प्रमाणातच ते ठरवलेलं आहे पण डाळीला त्यांनी तेवढं खूप सांगितलं पण तेवढं घेत नाही। एक मैंने सुना था चाणक्य की राजनीति में आर्यों का आहार इस प्रकार का बताया गया है। और चावल का चौथाई हिस्सा दाल, उसका चौथाई हिस्सा घी और उसका चौथाई हिस्सा नमक, ऐसा कुछ सुना था। दिनेश है अभी हमारे ग्रुप में, वो शायद इसके बारे में प्रकाश डाले, मुझे अभी जो याद है वो मैंने बताया। और उस तरीके से अगर दाल चावल वगैरह बनाते हैं और उतना घी प्रयोग करते हैं तो वो बराबर रहेगा। लोखंडी भांड्यात भाजी करताना मीठ लवण टाकल्यानंतर मीठ आणि लोहाची रिॲक्शन होईल असेही एक मत ऐकले होते। याबद्दल काही विचार करता येईल का? लोह आणि लवण संस्करण बद्दल मुझे तो पता नहीं है। हम बहुत बरसों से लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं या दाल बनाते हैं और कोई मुसीबत नहीं आती है। हम घर वालों के सभी का हीमोग्लोबिन 15 से ऊपर है, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है कि इससे कुछ नुकसान होगा इस प्रकार से। बीच में एल्यूमिनियम हिंडालियम का प्रचलन आ गया, वो तो बुरा है, वो अच्छा नहीं है, तो उसके बजाय लोहे का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। दूसरे पित्तल के बर्तन होते हैं, लेकिन अभी वो कढ़ाई वगैरह के बारे में प्रॉब्लम है उसके, और कढ़ाई करने पर वंग का कोटिंग हो जाता है उसके ऊपर। लेकिन ये भी काफी प्रचलन में है, पुराने जमाने में तो काफी प्रचलन में है। स्टेनलेस स्टील रियली इनर्ट है और तड़का बनाने के लिए अच्छा नहीं है। अभी कॉपर बॉटम स्टेनलेस स्टील आया है, इसमें तड़का बना सकते हैं इस प्रकार से। या प्रेशर पैन होते हैं स्टेनलेस स्टील के, उसमें तड़का बना सकते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम के कुकर का प्रेशर पैन, एल्यूमिनियम प्रेशर पैन अच्छा नहीं रहेगा डायरेक्ट खिचड़ी बनाने के लिए या सब्जी बनाने के लिए। तो मेरे ख्याल में लोह का बर्तन प्रयोग करेंगे और उसमें नमक डालेंगे तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अगर उसमें ज्यादा देर तक सब्जी या दाल रखते हैं तो वो काली हो जाती है, कलर चेंज होता है, बाकी उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो बेटर ऑप्शन है ये बनाने के बाद कॉपर बॉटम स्टील या ये पित्तल के इसमें रखे। अभी एक फ्लोरा नाम की एक बीच में कांच के बर्तन आए थे प्रचलन में, अभी भी शायद होंगे, वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। और उसका काफी लोगों ने प्रयोग शुरू किया था। मिठाच्या सहयोगाने ऑक्सिडेशन लवकर होते, त्यामुळे भस्म लवकरच तयार। लेकिन भस्म कहाँ करना है यहाँ तो सिर्फ पकाते समय लवण लवण डालना है। शायद ये हो सकता है कि लोहा ज्यादा से ज्यादा उसमें उतर आएगा इस प्रकार। भोरन में सभी लोग लोहे की कढ़ाई में ही तरकारी बनाते हैं। दादा घर भी लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल होती थी। टॉक्सिक नहीं है, नहीं टॉक्सिक नहीं है बिहार में। लोखंडाच्या कढईमध्ये आंबट काही
केलं उपद्रव होतील का? साक्षात आम्ल रस का प्रयोग करेंगे तो शायद, मालूम नहीं इसके बारे में भी। लेकिन थोड़ा जो थोड़ी खट्टी चीज जो रहेगी, इमली वगैरह, उससे तो कुछ नहीं होता है। खूप अल्प काळात त्याचं तसं काही होत नाही. लोखंडी कढईत पाणी टाकून अन्न शिजवल्यावर कडवटपणा येतो का? नहीं आता, ऐसा बोलते हैं। मातीची भांडी रोज वापरणं योग्य का? ठीक है, अभी ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है उसके लिए मिट्टी के बर्तन अच्छे हैं। ग्रंथों में सुवर्ण के बर्तन और मिट्टी के बर्तन ये बताया, बीच में कोई बर्तन ही नहीं है। और एक थोड़ा सा कहा जाता है कि मिट्टी के बर्तन को इस्तेमाल करना दारिद्र्य लाने वाला इस प्रकार का होगा। तो कभी कभी ये करेंगे तो ये ठीक है। हाँ, रोजाना इस्तेमाल करना बराबर नहीं है, तो रोजाना लोहे की कढ़ाई का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा है। विषारी होणार नाही असे सांगायचे आहे। तो लोह और लवण का संयोग विष उपयोगी ठहरेगा। ओके, तो कहने का तात्पर्य आता है कि लोहे के बर्तन का प्रयोग किया। अभी हीमोग्लोबिन की बड़ी समस्या है और बहुत सारे लोगों का हीमोग्लोबिन काफी कम रहता है, तो उसके लिए ये बेहतर ऑप्शन है कि हम लोहे की कढ़ाई का प्रयोग शुरू करेंगे खाना पकाने के लिए। अभी ये प्रचलन जो है वो आयरन की टैबलेट ले लो, इस प्रकार का प्रचलन है। उससे बेहतर है कि ये प्रयोग करे, लोहे की कढ़ाई का प्रयोग करे, उसको प्रचलन में लाए। मैं हमारे सभी मरीजों को बताता रहता हूँ उसके बारे में। लेकिन पूरे सामाजिक स्तर पर जन जागरण होना जरूरी है। फिर कुछ इस प्रकार के न्यूट्रिशनिस्ट के हिसाब से कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे, तो उसके बारे में देखना पड़ेगा। मैंने बीच में कहा था कि आयुर्वेदीय छात्रों के लिए या उनके घर वालों के लिए पाककृति स्पर्धा रखेंगे। वो एक ऑप्शन, बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। अब ग्रंथों में जो पाककृति बताई गई है तो उसको प्रयोग में लाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कास्ट आयर्न आणि आयर्न ह्या दोन भांडी प्रकारात काय फरक असतो? कास्ट आयर्न के बारे में मुझे मालूम नहीं है। एक दूसरा भी स्टील आता है, इंडस्ट्रियल स्टील ऐसा दूसरा नाम है उसका, और बड़े पैमाने पर अगर एक बनाना है, रसोई बनानी है, तो उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि जब बड़े पैमाने पर किया जाता है तो बेटर ऑप्शन है कि एल्यूमिनियम के बर्तन का प्रयोग नहीं करें। वो सस्ता है, इजीली अवेलेबल है, तो लोग उसको ले लेते हैं। वो बेहतर कंडीशन नहीं है। त्रिफला रसायन प्रयोगासाठी लोहाला लेप करून सेवन करणे असं आलंय। या वो करके भी देखा है, लेकिन उसकी टेस्ट कुछ अलग ही आती है। और हाँ, वो अगर रसायन के रूप में सेवन करना है तो ठीक है, नहीं तो बेटर ऑप्शन ये लोहे की कढ़ाई में पदार्थ बनाए, ये भी अच्छा है। स्टेनलेस स्टील कसे बनते? लोहावर केवळ अन्य धातूचे डेटिंग केलेले असते की लोहाच्या अन्य धातूशी संयोग करून नवीन धातू बनवलेला असतो? जानकारी लेनी पड़ेगी, मालूम नहीं है। कास्ट आयर्न इज बीट। कालच ऋतुजा दिवेकर आयर्न वेसल वापरा असं लाईव्ह व्हिडिओ मध्ये सांगत होते। तो ऋतुजा दिवेकर बता रही है तो शायद लोग फॉलो करना आरंभ करेंगे। हम बताएंगे तो ये नहीं फॉलो करेगा, लेकिन वो अगर बता रही है तो जरूर लोग फॉलो करेंगे। 10ची शुद्धि त्रिफळात आली है, या दैट इज ट्रू। तो स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है ये एक बार देखो। पित्तल भी मिश्र आला है, वो कैसे बनता है ये भी एक बार देखो।
उसमें तांबा और ऐसा कुछ है। तो हमें इन सभी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। ये बड़ी अहम चीज है। और कैसे हम करेंगे इसके बारे में सोचेंगे, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो परंपराओं को पुनरुज्जीवित करना ये एक अहम काम इस प्रकार में रहेगा। और फिर ज्यादा अच्छे रहेगा। सेतु माधवन जी पंचधातुत्व पात्र में खाना पकाने को बोलते हैं और तमिलनाडु के कारीगर राख के अपने वर्ण पात्र निर्माण करते हैं। ठीक है, लेकिन पंचधातु में कौन कौन से धातु आएंगे ये भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा। I advise A2 milk boiled in iron vessel and found good in elevating HB level even in cases of chronic kidney disorder. अच्छा है। हाँ, तो मैं भी सुझाव दे दूंगा। इस प्रकार से अगर लोहे की कढ़ाई में दूध, ये चाय वाले वगैरह जो लोग हैं या फिर बासुंदी बनाने वाले लोग हैं, वो लोहे की कढ़ाई में दूध गर्म करते हैं। और ये अच्छा तरीका है, लोहे की कढ़ाई बासुंदी या रबड़ी ये जो आगे वाली चीजें बनानी है तो उसमें लोहे की कढ़ाई में ही दूध गर्म करते हैं। तो ये बेटर तरीका है। देयर इज ए क्लासिकल रेफरेंस फॉर दिस। ओके। घृतम कार्ष्ण्यायसे देयम, घृत कार्ष्ण्यायस में ध्यान देना है। इस प्रकार का एक व्याकरण संग्रह में है। इसके बारे में मुझे अभी याद नहीं है। दूध लोहे के पात्र में गर्म करना, इसके बारे में। ठीक है, यहाँ रुकते हैं। सोमवार को चरक को फिर से आगे बढ़ाएंगे। और मैं सोचता हूँ कि अपने अपने घर में क्या तरीके हैं ये एक बार देखो। लोहे की कढ़ाई में बाउल करने से मलाई जल्दी और बार बार आती है। ये अच्छा बताया। One of our students did same research for MD and got significant results. Okay. आम्ही रेग्युलरली घरी तूप लोखंडाच्या कढईतच बनवतो। हम भी करते हैं लोहे की कढ़ाई में। घी जो बनाते हैं वो लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं। रजत ताम्र वंग और सुवर्ण, लोह रजत ताम्र वंग और सुवर्ण और होगा तो ये पांचवा धातु कौन सा रहेगा? वैसे सुवर्ण डालना काफी मुश्किल है। पंचधातु ये 4 हो गए। तो ठीक है, थोड़ा जिक्र करो क्या है इस प्रकार से। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इति शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। परश्वः सोमवासरे पुनरपि मिलिष्यामः।